सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में क्लास 10th और 12th के सैंपल पेपर्स जो हैं रिलीज कर दिए और इस वजह से काफी स्टूडेंट्स जो हैं परेशान हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ गया है कि इतनी जल्दी सैंपल पेपर्स रिलीज हो गए हैं तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि पेपर बहुत टफ आने वाला है। तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से एकदम समझेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। और इस टाइम पे अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो सबसे पहले तो ये आपके लिए बेटा नॉक नॉक है कि आपको जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो कहीं ना कहीं ये सैंपल पेपर रिलीज होने का एक ये रीजन भी है कि आपको ये चीजें बताई जा रही हैं कि प्रोसेस इज ऑन गोइंग। तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन अब किसी भी हाल में स्टार्ट कर देनी है और आपको ज्यादा से ज्यादा किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सब कुछ देखेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और लेते हैं बायोलॉजी का पेपर, स्टेप बाय स्टेप को देखेंगे। बट यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करके बेटा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। क्यों? क्योंकि अभी आपने कोई भी चीज पूरी तरीके से नहीं पढ़ी है। क्या अगर आप उस रेस के लिए तैयार ही नहीं है और उसमें दौड़ना शुरू कर दें तो क्या आप जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। इनफैक्ट आप में एक डर पैदा हो जाएगा कि यार मैं तो जीत पाऊंगा ही नहीं। समझ में आई इतनी बात? तो इसीलिए अभी सिर्फ हम उन सब चीजों को एनालिसिस का पार्ट करेंगे। ऑल्दो मैंने पढ़ा है, टीचर्स ने पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, तो वो एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं, थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं। बट आप अगर उसको डाउनलोड करके सॉल्व करने बैठेंगे तो आप तो घबरा जाएंगे। तो इसलिए अभी आपको हर एक चीज सॉल्व नहीं करनी बेटा। तो इसीलिए आज भी जो पेपर एनालिसिस हम करेंगे वो किस बेसिस पे करने वाले हैं? हमने रिप्रोडक्टिव यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली और ऑलमोस्ट हर जगह हो गई होगी। ठीक है, तो हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है, व्हाटएवर, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बेसिस पे एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालेंगे और साथ ही साथ में बाकी चीजों का भी थोड़ा बहुत आपको चीजें बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं और देखते हैं पेपर में क्या कुछ बदलाव आया है या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बेटा, पेपर पैटर्न में एज सच कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, 33 क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते थे, उतने ही क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के, सेम है। सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस हैं ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सेम चीज है। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस है ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है ऑफ 4 मार्क्स, यही होता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस है आपके 5 मार्क्स के। तो सेम पैटर्न है, पैटर्न में कोई ऐसा चेंज नहीं है। इसमें कोई आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेगी, बट आपके टोटल 33 इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा, तो हम इसके बेसिस में एनालिसिस कर सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम पिक करेंगे जो हमारे पढ़े हुए में से, बाकी किसी भी क्वेश्चन को भी टच नहीं करना है वरना आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है। द मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, मियोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। मियोटिक डिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इन दोनों को कट कर देंगे क्योंकि माइटोसिस होता है। माइटोसिस किसका होता है? जनरेटिव सेल का, क्योंकि हमें पता है एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाता है? मेल गैमीट। कैसे बनाएगा? जब इसमें होगी माइटोसिस, है ना। तो आंसर विल बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ठीक, अब देखो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि ट्रिपल फ्यूजन की बात हो रही है। ट्रिपल फ्यूजन किसमें होता है? जब एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, सिंपल। अ मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय सेक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन। कितना इजी क्वेश्चन है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल किससे स्टिमुलेट होता है? बाय द सेक्रेशन ऑफ विच ऑफ द गोनाडोट्रोपिन? गोनाडोट्रोपिन क्या है? LH और FSH। तो आंसर क्या होगा? LH एंड FSH। सी विल बी द आंसर। बहुत इजी है। तो यहां पे आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, इसका मतलब आप यहां से ये कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर सकते हैं, 5th भी नहीं कर सकते हैं, 6th भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 7th 8th बिल्कुल भी नहीं, ये भी अलग है ना। आपको अपने अभी टॉपिक का देखना है। तो फिलहाल 9th भी नहीं है, 10th भी नहीं है, 11th भी नहीं है। ओके, जो 13th क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है। 13th क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन क्या है? द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टल। ऑलरेडी पढ़ा है, पॉलन पिस्टल के बीच में केमिकल डायलॉग, बातचीत चल रही है ना। तो एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। रीजन दिया है, this electrical dialogue allow only compatible pollen to germinate। डेफिनेटली जो वो डायलॉग चल रहा है उसके वजह से एक कंपैटिबल pollen grain ही तो जर्मिनेट कर पाएगा। तो क्या ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? बताइए, इलेक्ट्रिकल डायलॉग बोला है बट यहाँ पे कलर टर्म लिख दिया। क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिकल। ये भी ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में अच्छा ठीक है डायलॉग अलाउज ओनली कंपैटिबल पॉलन टू जर्मिनेट, ये तो सही लग रहा है, बट यहाँ पे केमिकल होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? असर्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, और रीजन क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं हम 14th 15th और 16th, ये भी हमारे जो है काम के क्वेश्चंस नहीं है अभी फिलहाल। 17th, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देखिए आपको बताया भी गया था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं 3 स्टेप्स होते हैं उसमें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए हाउ इट इज इंश्योर्ड, कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। चलिए देखिए, आंसर की भी आपको डाउनलोड करनी है। आंसर की से अब आंसर समझते हैं कि किस तरीके से करना होता है। तीनों स्टेप लिखेंगे क्योंकि उसमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को हम डस्ट करते हैं, है ना। अब कैसे होगा? इट इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। और ऑब्वियसली अगर आपका ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो सबसे पहले आप मेल पार्ट को कट कर दो, क्योंकि हो सकता है उसके पॉलन ग्रेन से सेल्फिंग हो जाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए कट करा पहले। कब? आफ्टर मैच्योरिटी? नहीं, आफ्टर मैच्योरिटी तो खेल खत्म हो जाएगा। बिफोर मैच्योरिटी मतलब पॉलन ग्रेन शेड ऑफ नहीं हुए, पॉलिनेशन नहीं हुआ, उससे पहले ही करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया? इमैस्कुलेशन, उसके बाद बैगिंग कर दी। कब तक? फिर जब वो फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया उस पर डस्टिंग कर दी, किसके? अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की। फिर वापस से बैगिंग कर दी, है ना। इस तरीके से प्रोसेस होती है, हम सबको पता है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहेसेंस, मतलब मैच्योर होने से पहले बोला जा रहा है। यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, ये तो पता ही हम, दिस स्टेप इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग को हम डिफाइन कर देंगे। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स have to be covered with a bag with a suitable size। ये किससे करेंगे? एक बैग से कवर कर देंगे, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, ठीक है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड, क्योंकि हम चाहते हैं जो पॉलन ग्रेन हम डस्ट कर रहे हैं सिर्फ वही रहे, है ना, और कोई और आके पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ना कर जाए। तो ये भी तो जरूरी है, कोई और भी आ सकता है, इसलिए उसको पूरा बैगिंग करना भी जरूरी है। दिस प्रोसेस नोन एज बैगिंग। सिंपल, अगर आप एक एक पूरा यहाँ पे लिखते हैं इमैस्कुलेशन तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, बैगिंग तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो 2 मार्क्स। तो आपको ना बेटा साथ में आंसर की भी जो आपका रहेगा उसको भी डाउनलोड करना है, सो दैट आपको पता रहे कि किस तरीके से आपको किस टाइप का आंसर जो है सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपका? यहाँ पे तो और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना, इकोलॉजी से है, तो वो भी देखेंगे आगे बाद में जब हम डिस्कस करेंगे, जब चीजें पढ़ेंगे तब हम ये बात करेंगे, ठीक। तो चलिए अब देखो सेक्शन सी में देखो 22 क्वेश्चन, बिल्कुल 23 क्वेश्चन भी हमारे पढ़े हुए में से। अब देखिए, सजेस्ट अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग केसेस विद जस्टिफिकेशन। अब देखो ये आ गया केस
कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया भी था जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे कि जब इस तरीके की चीजें होती है, जैसे इनफर्टिलिटी वाला पढ़ रहे हैं या एसटीडीज का पढ़ रहे हैं अवेयरनेस के बेसिस पे, या फिर हम इनफर्टिलिटी वाला पढ़ते हैं, तो एज अ डॉक्टर या एज अ आपको सजेस्ट करना है किसी इनफर्टाइल कपल को, तो इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करोगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये कहीं ना कहीं उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो क्या यूज करना चाहिए? पता है आपको, एसटीडीज मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया अभी रिसेंटली एनसीईआरटी का डीएनए, जिसमें हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। हमने बार बार पढ़ा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अवॉइड करना है तो कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो हमें पता है। कौन सा है? बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डम्स अगर यूज करते हैं तो एक फिजिकल जो है बैरियर क्रिएट कर रहा है ना, स्पर्म और एग के बीच में, तो इसके वजह से क्या है, आपका बैरियर होने के वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यही रहेगा। अब इसको हम देखते हैं आंसर की से, तो कॉन्डम्स दीज एक्ट बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड स्पर्म इन द सर्विक्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, ललिता हैज 2 चिल्ड्रंस एंड डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, तब क्या करना चाहिए? यानी कि एनी मोर चिल्ड्रन नहीं चाहिए ऐसा बोला गया है। यानी कि अगर फैमिली प्लानिंग कर ली है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि परमानेंट यानी कि स्टेरलाइजेशन मेथड को यूज करा जा सकता है। कौन सा मेथड्स? जिनको हम सर्जिकल मेथड्स बोलते हैं, सच एज ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये तो बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है हमें, है ना, बाय हर हस्बैंड, एज दीज आर हाईली इफेक्टिव एंड इरिवर्सिबल मेथड्स। ठीक है, इरिवर्सिबल बहुत ही लीस्ट जो है रिवर्सिबिलिटी, पुअर रिवर्सिबिलिटी इसमें रहती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गीता वांट्स अ कॉन्ट्रासेप्शन दैट शी कैन टेक टिल शी वांट्स टू अवॉइड कंसेप्शन एंड कैन रिज्यूम बैक टू हर फर्टाइल लाइफ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर। ऑल्सो इट शुड हैव अ लोअर फेलियर रेट। तो अब हमें पता है, ये बोल रहे हैं डॉक्टर का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ? ओरल पिल्स लेंगे, सिंपल सी। तो ओरल पिल्स कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के जो कॉम्बिनेशन पिल्स हो गए और आपके प्रोजेस्टेरॉन के पिल्स हो गए, ठीक है, आर वेरी इफेक्टिव, दैट कैन बी रिपीटेड एज लॉन्ग एज द फीमेल डिराइव्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। आपको कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्सेप्शन में भी डिफरेंस मैंने बताया हुआ है ना। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ था नहीं, है ना, बट कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड था। आपकी जो नॉलेज है उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाने को बोला या फिर सजेस्ट करने को बोला, तो याद रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार बोला जाता है डायग्राम चाहे नीट के लिए हो, बोर्ड के लिए हो, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बेस्ड बोला गया, व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल शोन इन ए। यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte है, इसको एग नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं हुई अभी। तो सेकेंडरी oocyte जो है ये कैसा रहेगा? एन रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी क्या है? हैप्लॉइड है। उसके बाद जब स्पर्म की एंट्री होगी तो सी में ये क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है, तो ये कैसा हो जाएगा? 2n हो जाएगा, है ना। तो अब हम आंसर की में देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए इज ओवम, is haploid N and C is blastomere diploid, सिंपल, ठीक है, उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, what will happen if component L as shown in the figure G given below does not attach properly to the endometrium। क्या बोला गया है? ये L है, L क्या है? ये जो आउटर सेल्स जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? आउटर ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है? एन, इनर सेल मास। जी गिवन बिलो डू नॉट अटैच प्रॉपरली टू द एंडोमेट्रियम। अब बताइए एंडोमेट्रियम नहीं से अटैच नहीं हो पाया तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। इन इफ द ट्रोफोब्लास्ट जो एल है डज नॉट अटैच टू द एंडोमेट्रियम प्रॉपरली इट कैन लीड टू द इम्प्लांटेशन फेलियर। ऑब्वियसली अगर ट्रोफोब्लास्ट ने ढंग से काम नहीं करा तो यूट्रस में जाके अगर वो स्टिक नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, है ना, और प्रेगनेंसी का लॉस हो जाएगा एंड अदर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ प्रेग्नेंट मदर केस एक्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज एट स्टेज सी। स्टेज सी कौन सा है ये? ठीक है, 2 में डिवाइड हो गया, शोन इन द फिगर गिवन बिलो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। अब देखो यहां पे आ गया फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। तो क्या ट्विंस का कॉन्सेप्ट हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ट्विंस का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो मैंने पढ़ाया है, थोड़ा बहुत बताया भी उस चीज के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पूछा जा रहा है,
तो अगर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा बियॉन्ड सोचना है, हमें सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना है अब एनसीईआरटी पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट विल द जीनोम ऑफ द सेल्स ऑफ दीज टू एम्ब्रियोज एग्जिबिट वेरिएशन, जस्टिफाई योर आंसर। अब क्या बोला था हमने, अगर एक स्पर्म एक एग यही फर्टिलाइजेशन हुआ और उसी जो जाइगोट बना है वो आगे चल के एक ही दो में डिवाइड हो गया, तब तो ये आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, यानी कि इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, ठीक है। बट अगर स्पर्म अलग, दोनों ओवरी से दो एग बाहर निकले और दो स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज किया, तो दोनों अलग अलग डेवलप हो रहे हैं, तो ये है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। बट यहां पे अभी आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसको। यहां पे क्या बोला, इन केस एक्स द सेल्स ऑफ दीज एम्ब्रियो विल हैव आइडेंटिकल जीनोम, क्योंकि एक एम्ब्रियो से दो में डिवाइड हुआ है, एज दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम जाइगोट, एक ही जाइगोट से दो में डिवाइड हो गए, इसीलिए कैसे होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बियॉन्ड जाके हमें पढ़ना पड़ेगा, इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 23 भी हो गया। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन दिए गए हैं, डायग्राम बेस्ड अगेन एक क्वेश्चन आया है, उससे रिलेटेड चीजें समझने के लिए आया है, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं, देखिए फिर से पिरामिड्स आए हैं, यही इकोलॉजी वाला पार्ट है, सारी चीजें, ठीक है। और आपके क्वेश्चन अगर हम देखें 29, तो 29 क्वेश्चन डेफिनेटली जो है ये भी हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का है, तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम फ्रूट्स एंड सीड्स, PQRS ऐसे करके, यानी कि टेबुलर फॉर्म में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायग्राम बेस्ड भी आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है, टेबुलर फॉर्म में भी आ रहा है, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब कहीं ना कहीं केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स का है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो PQRS यहाँ पे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, P फ्रूट लिखा है, न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। Q ovary develops into the fruit by the application of growth hormones. R thalamus contribute to fruit formation. क्या बोलेंगे, thalamus देखते ही क्या बोलेंगे, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से क्या बोलेंगे, false fruit, है ना। ovary matures into a fruit after fertilization, तो ये post fertilization event की बात कर दी, ठीक है। On the basis of the formation provide above, answer the following question with justification for each answer. A, how many embryo sacs will be present in each ovule of S before maturation of how many eggs will be present in the embryo sac when the embryo sac is developed from a single megaspore. इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो आप समझ रहे हो, पूरा आपको एक इमेज बना के प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और वो भी कब, जब आप में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, जब आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तभी, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो चलिए इसका किस तरीके से आंसर दिया देखते हैं। 1 embryo sac is present in each ovule and 1 egg is present in each embryo sac when the embryo sac is developed from the single megaspore. ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब भी पढ़ते हैं एक बार। Which of these fruit exhibits polyembryony? Will their embryos exhibit genetic variation? Justify. Justification वाले भी आ रहे हैं। What will be the ploidy of the embryonic cell of the above case? Second आपसे बोला गया है P exhibit polyembryony due to the occurrence of more than one embryo in a seed. Embryo develops from nucellar cells by apomixis. पता है हमें apomixis, है ना, a form of asexual reproduction जिसमें कोई भी genetic variation नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है बेटा, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, है कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगा, है ना। फिर क्या है, सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल्स आर डिप्लॉइड एंड एज दीज आर फॉर्म्ड बाय द एपोमिक्सिस, अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी क्वेश्चन तो आपके उस तरीके से है नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के या रट के कोई फायदा नहीं है, ऐसा काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको अच्छे लेवल के पहले पढ़ाई करके, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ा डीप लेवल में सारी चीजें पढ़ के, सुपरफिशियली पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो ये एक लैंग्वेज है ना जो बहुत इजी आती थी, अब वो थोड़ी सी ट्रिकी हो रही है। तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल जो है आपको टफ लगेगा। तो अब सबसे पहले इस बात से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस बात से हम ये कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले तो हमें अपना कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है,
उसके बाद एनसीईआरटी साथ साथ पढ़नी है, सारे डायग्राम्स पे फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जहां पे रियल लाइफ एग्जांपल्स हो, कहीं पे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हो। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा कहीं भी नहीं मिलेगा, अब आपको बहुत रेयर है जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन भी है उनमें भी अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है आपका तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, क्योंकि घुमा फिरा के आ रही है चीजें। अब लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल कर दी तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है और ये बहुत अच्छा है कि सीबीएसई ने अभी से सैंपल पेपर रिलीज हो गया है ना, तो इसकी वजह से घबराना नहीं है। इवन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है हमें कि हम प्रॉपर तरीके से अवेयर हो जाएं कि हाँ पेपर टफ भी आ सकता है, तो हमें उस तरीके से रेडी रहना है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी से सैंपल पेपर को सॉल्व करने बैठ नहीं जाना है, ठीक है, परेशान नहीं होना उसके लिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल में हम ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीडियोस, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी रह गई है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।